नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस खास बुलेटिन में आप खबरें रफ्तार से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे राजस्थान के उदयपुर की, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। चिंतन मंथन कांग्रेस कर रही है, हर मुद्दे पर कर रही है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन भी कई नेता यहां पर एक मंच पर जुटेंगे और अपनी ओर से कई बातें रखेंगे। साथ ही दूसरे दिन कांग्रेस की जो आंतरिक कला है, क्या उस पर भी मंथन होगा, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि चर्चाओं का दौर लगातार जारी है और बात, जैसे कि हमने कहा, हर मुद्दे पर होगी। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शिविर में मौजूद हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शिविर में शामिल हैं। चिंतन शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि संगठन के सामने अभूतपूर्व स्थिति है, हमें सुधारों और रणनीति में बदलाव की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों का सामना असाधारण तरीके से किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए जहां एक तरफ पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी पर देश में नफरत का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। चिंतन शिविर में आज राहुल गांधी का पार्टी के महासचिवों, राज्य प्रभारियों, पीसीसी प्रमुखों से मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसके साथ ही राहुल गांधी का सीएलपी नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम होना है। अब कांग्रेस ने अपनी ओर से कोशिश की है कि सभी पार्टियों के नेताओं का हौसला बढ़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस का जो स्तर है राजनीतिक तौर पर वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा गिरा है। क्या कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी, देखने वाली बात है। चिंतन मंथन तो कांग्रेस के लिए जरूरी था ही। आगे बढ़ते हैं, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को बुद्ध जयंती के पवित्र मौके पर नेपाल जा रहे हैं। ये नेपाल की यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये यात्रा दोनों मुल्कों के बीच सदियों पुराने रिश्तों को सींचने के साथ साथ भविष्य की साझेदारी का भी एक बड़ा रोड मैप तय करेगी। प्रधानमंत्री बुद्ध जयंती के पवित्र मौके पर नेपाल जा रहे हैं। 16 मई को 5 घंटे से कम की उनकी ये यात्रा दोनों मुल्कों के बीच सदियों पुराने रिश्तों को सींचने के साथ साथ भविष्य की साझेदारी का रोड मैप तय करेगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 मई की सुबह दिल्ली से लुम्बिनी रवाना होंगे, मगर रास्ते में उनके विमान का पड़ाव उत्तर प्रदेश का कुशीनगर भी होगा। ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपनी देह त्यागी थी। कुशीनगर से ही पीएम मोदी बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जाएंगे। लुम्बिनी पहुंचने पर पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत माया देवी मंदिर में दर्शन के साथ करेंगे और इस बात की पुष्टि सम्राट अशोक का 249 ईसा में स्थापित स्तंभ करता है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2014 में अपनी पिछली नेपाल यात्रा के दौरान इस मंदिर के लिए बोध गया के बोध वृक्ष का एक पौधा भेंट किया था। साथ ही इस बात की घोषणा भी की थी कि वो जल्द ही लुम्बिनी भी जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी का ये संकल्प 8 साल बाद पूरा होगा। अपने 8 सालों के कार्यकाल में 5वीं बार नेपाल यात्रा पर जा रहे पीएम मोदी महज 1.5 महीने के अंतराल में नेपाली प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस दौरान सबसे अहम बात यह है कि नेपाल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर भारत से चर्चा लगातार जारी है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जरूर नेपाल के साथ बातचीत करने वाले हैं क्या? इस सवाल का जवाब हाँ में हो सकता है। अब बात करेंगे कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की। आप जानते हैं कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है और साथ ही प्रशासन ने अब परिवार की मदद करने का भी निर्णय लिया है और यह भी जानकारी मिली है कि अब राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रशासन ने परिवार की मदद का फैसला किया। वहीं इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। एलजी ऑफिस ने ट्वीट कर कहा कि आतंकी हमले के सभी पहलुओं की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लिया गया। संबंधित थानों के एसएचओ को भी मामले में अटैच किया गया। उपराज्यपाल के ऑफिस के बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों के हमले में मारे गए राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को वित्तीय सहायता देने का वादा किया। राहुल भट्ट की बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। आतंकवादियों ने चरुड़ा शहर के तहसील कार्यालय के भीतर घुसकर राहुल भट्ट को गोली मारी थी। भट्ट को प्रवासियों के लिए विशेष नियोजन पैकेज के तहत 2010-11 में क्लर्क के तौर पर सरकारी नौकरी मिली थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट के परिजनों से मिले, उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलवाया। हालांकि इसे लेकर लोगों में गुस्सा भी फूटा। अलग अलग जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया।
कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, और इसके बाद कश्मीरी पंडितों ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया था, लेकिन सरकार आश्वासन दे रही कि सुरक्षा की गारंटी कश्मीरी पंडितों की जरूर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा अपने एक्शन अवतार में नजर आई हैं। कमलेश ढांडा ने फतेहाबाद के रतिया में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया था। इसी दौरान कमलेश ढांडा ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। फतेहाबाद के रतिया में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची। इस दौरान कमलेश ढांडा ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही फोर्टिफाइड दूध वितरण में लापरवाही एवं ड्यूटी पर गैर हाजिर मिले स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कमलेश ढांडा ने विभाग के 6 सुपरवाइजर्स को निलंबित करने के आदेश दिए। कमलेश ढांडा की इस कार्रवाई के बाद विभाग में खलबली मच गई। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम में राज्य मंत्री ने जिला परियोजना अधिकारी को मौके पर तलब किया और लापरवाही के लिए लताड़ लगाई। दरअसल कमलेश ढांडा नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर रतिया पहुंची थी। कार्यकर्ता सम्मेलन के समापन के बाद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कार्यकर्ताओं के निर्धारित चाय के कार्यक्रम में जा रही थी। इसी बीच वो अचानक सीडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंच गई। सीडीपीओ कार्यालय में राज्य मंत्री ने हाजिरी रजिस्टर जांचा तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और अप्रेंटिस की मौजूदगी मिली, जबकि थोड़ी देर में एक सुपरवाइजर पहुंची। मंत्री कमलेश ढांडा ने वहां पर बड़ी मात्रा में रखे फोर्टिफाइड दूध के वितरण में हो रही देरी पर नाराजगी भी जाहिर की। पिछले कुछ दिनों में ये दिखाई दे रहा है कि हरियाणा कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो एक्शन मोड में भी है और जगह जगह औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कमल गुप्ता भी उसी लिस्ट में शामिल है। अब ऐसे में कमलेश ढांडा ने भी एक्टिव मोड दिखाते हुए सख्त कार्रवाई कर एक बड़ी चेतावनी उन अधिकारियों को दे दी है जो लापरवाही करते हैं। हिसार की बात करेंगे। एक सुविधाजनक खबर आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, सबको जाननी जरूरी है चाहिए, क्योंकि मरीजों को इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई तरह की शिकायतें मिलती थी, लेकिन अब ऐसी जरूरत शायद आपको ना पड़े, क्योंकि हरियाणा में अब ई-संजीवनी ओपीडी शुरू हो चुकी है, जिसके जरिए मरीज अब घर बैठे बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में क्या है ये सुविधा वाली खबर। प्रदेश में अब मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार ने मरीजों के लिए एक ई-संजीवनी ऐप की शुरुआत की, जिससे मरीज नागरिक अस्पताल हिसार, रोहतक पीजीआई और चंडीगढ़ पीजीआई के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधित सलाह ले सकते हैं और साथ ही दवा और पर्ची घर बैठे बैठे प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन से कंसल्टेशन शुरू हुई, डिजिटल दुनिया में लोग जा रहे हैं, तो अगर घर बैठे ही आप कंसल्ट कर लेते हैं और फिर अगर उससे जो ई प्रिस्क्रिप्शन निकलती है, पर्ची निकलती है, हमारे प्रिंटर से CHO निकालते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर उस ई उपचार की पर्ची को जो हम निकालते हैं, वो जाके कोई भी उनके घर से जाकर मेडिसिन भी फ्री ले सकता है नज़दीकी PSC या CHC से या GH से। ई-संजीवनी ओपीडी सोमवार से शनिवार तक खुली रहेगी, जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 3 से लेकर 5 बजे तक ओपीडी के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परामर्श दिया जाएगा। ई-संजीवनी को लेकर जो दावा किया गया है धरातल पर, यह दावा सही तरीके से उतरता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी और एक अच्छी पहली से कहा भी जा सकता है, ताकि मरीजों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और घर बैठे बैठे इलाज भी हो जाए। मोहाली ब्लास्ट चर्चा में जरूर रहा है। मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमला किया गया था। एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। लखबीर सिंह नाम का एक मुख्य साजिशकर्ता इस पूरे मामले में निकला है, जो कि कनाडा में बैठकर निर्देश देता था। मोहाली हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किसी और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की ओर से किया गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ही मोहाली हमले में हाथ था। ये खुलासा पंजाब के डीजीपी BK वावरा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। डीजीपी ने बताया कि 2017 में कनाडा में शिफ्ट हुआ लखबीर सिंह इसका मुख्य साजिशकर्ता है। वहीं जगदीप सिंह कंग आतंकियों का लोकल कॉन्टेक्ट करने वाला आरोपी था। डीजीपी ने बताया कि मोहाली हमले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 3 तरन के रहने वाले हैं, लेकिन जो खुलासा इस मामले में अब हुआ है उससे बहुत कुछ निकलकर अब सामने आ चुका है। ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते इनू दस्या सीगा लांडा ने उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दित्ती, जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद।
आपको बता दें कि मोहाली हमले को लेकर लगातार पुलिस और जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई थी और आरोपियों तक पहुंच बनाने की कोशिश में थी। अब इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ। इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अब इन पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में धीरे धीरे और भी खुलासे होने अभी बाकी है और मुख्य साजिशकर्ता के बारे में मालूम हो चुका है। तो ऐसे में आप इतना जान लीजिए कि पुलिस जांच के अंजाम तक लगभग पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार उत्तराखंड की सरकार की ओर से तमाम तरह की जानकारियां दी जा रही है, लेकिन एक बड़ी जानकारी निकलकर अब सामने आई है। श्रद्धालुओं को भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा में वीआईपी एंट्री पर ही रोक लगा दी है। यानी कि अब वीआईपी विजिटर आम यात्रियों की तरह ही दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन ने वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी है। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि अब वीआईपी विजिटर आम आदमियों की तरह दर्शन करेंगे। अशोक कुमार ने बताया कि केदारनाथ धाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए मंदिर में वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन के अनुसार वीआईपी विजिटर अब आम यात्रियों की तरह ही दर्शन कर पाएंगे। पिछले 6 दिनों में ही 1,30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वार्षिक चारधाम यात्रा शुरू हुए 1 हफ्ता हुआ है। इस दौरान राज्य प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती नजर आई। केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ और यमुनोत्री में भी व्यवस्था लचर नजर आई। श्रद्धालुओं ने हंगामा भी किया। भीड़ अधिक हो जाने की वजह से लोगों को चलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो वहीं अब आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें भी केदारनाथ पहुंची है। बता दें कि 2020 और 21 में कोरोना के चलते चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन लगता है कि जो लोग पिछली बार यात्रा नहीं कर पाए वो इस बार इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया है, वीआईपी एंट्री को अब आम यात्रियों की तरह वीआईपी एंट्री बना दिया गया है। ये वाकई में काबिले तारीफ एक फैसला है, क्योंकि सरकार ने आम श्रद्धालु की मुश्किलों को समझा है। बात महेंद्रगढ़ की करेंगे। महेंद्रगढ़ में दूल्हे और बाराती को दुल्हन के माता पिता और रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज करना महंगा पड़ गया और ये बदतमीजी जो की गई थी उसके किए की सजा दुल्हन ने उनको दी है। दरअसल हुआ क्या कि दूल्हे के इस बर्ताव के बाद दुल्हन ने फेरे लेने से ही मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। महेंद्रगढ़ में शराबी दूल्हे का सारा नशा उस समय उतर गया जब उसकी दुल्हन ने शादी से ही मना कर दिया। दरअसल महेंद्रगढ़ में एक परिवार ने अपनी 2 बेटियों की शादी 12 मई को निश्चित की थी। बड़ी बेटी की बारात आई, अच्छे से विवाह निपट भी गया, लेकिन छोटी बेटी की बारात आने में देर हो गई। पता चला कि दूल्हा और बाराती नशे में धुत होकर सड़क पर हुड़दंग कर रखे हैं। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो डायल 112 से गाड़ी आ पहुंची, डीजे बंद करवाया गया। बाराती और दूल्हा जिद पर अड़ गए कि बैंड बाजे का प्रबंध हो। वधु पक्ष की तरफ से बैंड बाजे का प्रबंध भी किया गया, लेकिन बारातियों ने बाजे वालों के साथ भी बदतमीजी कर दी। वहीं दूल्हा दुल्हन के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने सारी हदें पार कर दी, माला और सेहरा उतार कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, दुल्हन, उसके माता पिता और परिवार को गाली देने लगा। वहीं सबका पता जब दुल्हन को लगा तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे पक्ष के लोगों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। आखिर में बारात को बैरिंग लौटना पड़ा। वाकई में दुल्हन ने एक साहसिक फैसला लिया है, क्योंकि नशेड़ी युवक था, दूल्हा था और उसके साथ शादी करना दुल्हन को गवारा नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा निवास में पहुंच चुके थे। एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए वो पहुंचे। एक कार्यक्रम था मीटिंग का उनका, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की बैठक में पहुंचकर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का हरियाणा निवास में महत्वपूर्ण मीटिंग का कार्यक्रम था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को पूर्व निर्धारित हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की बैठक करनी थी। बैठक के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हरियाणा निवास पहुंचे। बैठक में शिक्षा विभाग के एसीएस और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद रहने वाले थे। बैठक में वित्तीय प्रबंधन, विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव, प्लानिंग, शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी। सीएम मनोहर लाल हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं। सीएम मनोहर लाल हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की बैठक में कई विषयों पर चर्चा के संकेत पहले ही दे चुके थे। बैठक में शिक्षा विभाग के एसीएस की ओर से सीएम को तमाम जानकारी देने की बात कही गई। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहले भी हरियाणा सरकार की ओर से कई पहल की गई।
शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की स्थिति पहले से बेहतर हुई। 10वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट के जरिए पढ़ाई करवाने का फैसला भी हरियाणा सरकार ले चुकी। अब विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं ताकि विश्वविद्यालय में हर तरह का बैलेंस बनाया जा सके। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताना हम चाहते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर एक बड़ी खबर है कि इस मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। आप जानते हैं कि रिपोर्ट सबमिट करवानी है कोर्ट में भी, और वहीं अब कल एक बार फिर से सर्वे होगा। अब कल के सर्वे में भी नजर रहेगी। इस मामले को लेकर सबसे अहम बात यही थी कि सर्वे कब और कैसे पूरा होता है, और बहुत सी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है अब धीरे धीरे। इस मामले को लेकर कल भी सर्वे जारी रहेगा, लेकिन आज का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कल मस्जिद के ऊपर के कमरों का भी सर्वे किया जाएगा। इस मामले को लेकर आप जानते हैं कुछ कमरों को लेकर विवाद भी है और इस मस्जिद को लेकर भी विवाद है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दो पक्ष भी अपनी अपनी बातों को कोर्ट में रख चुके थे, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष को थोड़ा जरूर झटका दिया था। इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर को बनाए रखने की बात भी कही गई थी। इस मामले को लेकर अब सर्वे पूरा होने की बात कही जा रही है। अब इस मामले को लेकर एक और बड़ी जानकारी है कि कल भी सर्वे जारी रहेगा। उसके बाद आप जानते हैं कि कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, तो बहुत सी जानकारियां कोर्ट के सामने भी रखनी है। प्रतिवादी दोनों का भरपूर सहयोग रहा है। सर्वे की कार्रवाई शांतिपूर्ण चली है। शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्वे के बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। न्यायालय का आदेश है कि जो वैसा कुछ करेगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसा प्रश्न आप लोग ही न करें। शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग हो रही है और सर्वे हो रहा है। प्रतिवादी पक्ष सहयोग पूरा सहयोग किया, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी देने में आनाकानी कैसे? अरे ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक लाइन में कहा सहयोग हो रहा है तो सहयोग हो रहा है। अच्छा, कितना % अभी तक सहयोग? ये परसेंटेज मैं नहीं बता पाऊंगा, कमिश्नर बताएगा, लेकिन सर्वे साथी ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ। पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कुछ अहम खबरें और बात अब हम करने जा रहे हैं करनाल पुलिस की। करनाल पुलिस ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों के पास पाकिस्तान से विस्फोटक सामग्री आती थी और ये पंजाब से उसे लेकर अलग अलग जगहों पर पहुंचाते थे। इस मामले में अब पुलिस ने आतंकियों के एक और साथी को गिरफ्तार किया और एक बड़ा खुलासा हुआ है। करनाल पुलिस ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी विस्फोटक सामग्री लेकर तेलंगाना जा रहे थे। इन 4 आरोपियों के पास से 2 फर्जी आरसी भी मिली थी। उस फर्जी आरसी और नंबर प्लेट के जरिए ये आतंकी पंजाब में गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। फर्जी आरसी तैयार करने वाले आरोपी नितिन शर्मा को करनाल से गिरफ्तार किया गया। फर्जी आरसी तैयार करने वाले आरोपी नितिन शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिसे करनाल पुलिस जम्मू कश्मीर से हिरासत में लेकर आई थी। आरोपी ने अपने 2 और साथियों को इन गतिविधियों में शामिल होने के बारे में बताया है। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि 5 मई को करनाल पुलिस ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास 4 आतंकियों को पकड़ा था और इनके पास से इनोवा गाड़ी मिली थी। आरोपियों की गाड़ी के अंदर से 2 अन्य गाड़ियों की आरसी मिली थी, जो फर्जी तरीके से तैयार की गई थी। मिली जानकारी में पाया गया कि इन आरसी को अम्बाड़ा के गाँव महमूदपुर निवासी नितिन शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसके खिलाफ मधुबन थाना पुलिस में 10 मई को अलग अलग केस दर्ज है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया और इन आतंकियों के पास से विस्फोटक सामग्री के साथ ड्रग भी मिली थी। आतंकियों के साथ ही नितिन शर्मा से रिमांड के दौरान पूछताछ होगी और पुलिस को उम्मीद है कि और भी जानकारी निकलकर इस पूरे मामले में सामने आएगी, लेकिन पुलिस को अब तक बहुत सी कामयाबी इस पूरे केस में मिल चुकी है। अब बात करते हैं रूस और फिनलैंड की। आप सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन की बात हो रही है, लेकिन रूस और फिनलैंड का मामला क्या है? दरअसल एक तनाव हो चुका है दोनों देशों के बीच और ये तनाव बढ़ने वाला है। पिछले दिनों फिनलैंड ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि वो नाटो में शामिल होने की इच्छा जताता है। बस इसी बात से खफा रूस ने अब फिनलैंड को सबसे बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के बाद अब रूस फिनलैंड के खिलाफ अभियान छेड़ने की तैयारी में है। अब विदेशी मीडिया के हवाले से खबर आई कि रूस फिनलैंड को सप्लाई होने वाली बिजली को रोकने जा रहा है और इसके पीछे बकाया भुगतान को वजह बताया गया।
खबरों की माने तो रूस की सरकारी एनर्जी फर्म इंटर RAO फिनलैंड के लिए बिजली सप्लाई बंद कर रखी है, क्योंकि उसे 6 मई के बाद से पैन यूरोपियन एक्सचेंज नॉर्थ पूल के माध्यम से बेची गई बिजली का भुगतान नहीं किया गया। फिलहाल भुगतान में देरी को लेकर कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ। फिनलैंड पर अंधेरे में डूबने का खतरा है और ये वो दौर है जब देश पहले से मॉस्को की तरफ से गैस सप्लाई में कटौती की तैयारी कर रहा है। और इस तनाव का कारण बताया जाता है फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का फैसला। वहीं फिनलैंड का कहना है कि रूस से आपूर्ति और बिजली को कोई खतरा नहीं है, जो फिनलैंड की कुल खपत का 10% हिस्सा है। स्वीडन से बिजली आयात और घरेलू उत्पादन से रूसी बिजली कटौती को पूरा किया जाएगा। तो वहीं फिलहाल यही माना जा रहा है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले को रूस एक तरह से खतरे के तौर पर देख रहा है।